हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम सौरभ कुमार पांडे। तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट का आज हमारा अगला लेक्चर है। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर आ रहा है? ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? प्रोसीड करें। ठीक है, तो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे कोरल रीफ के बारे में। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हम पढ़ रहे थे। अभी तक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इन सीटू एक्स सीटू दो तरह के कंजर्वेशन हमने बात की थी। इन सीटू कंजर्वेशन में हमने कंप्लीट कर लिया है बायोस्फीयर रिजर्व, और उसके बाद हमने वेटलैंड्स, दो इन सीटू कंजर्वेशन कंप्लीट कर लिए हैं। बीच बीच में जो संस्थाएं वगैरह आ रही उनके बारे में चर्चा हमने की, जैसे WWF के बारे में। बायोडाइवर्सिटी में एक इम्पॉर्टेंट चीज है कोरल रीफ। तो अभी हमारा टॉपिक है कोरल रीफ एंड मैंग्रोव्स। बायोडाइवर्सिटी में इनका बहुत इंपॉर्टेंस। हमारा टॉपिक है कोरल रीफ, उसके बाद अगला टॉपिक मैंग्रोव, फिर हमारे टॉपिक जो बचे हुए हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, ये सारे एरिया। कोरल रीफ, तो आज का टॉपिक है हमारा कोरल रीफ। कुछ लोग अभी कनेक्ट ही कर रहे हैं। वॉइस वगैरह सब ठीक है सभी को? ऑडियो वीडियो? बीच बीच में जो संस्थाएं वगैरह, पुराने लेक्चर वगैरह भी कवर किए हैं जो लोग बीच से ज्वाइन किए थे क्लास। इसी में जाओगे, पूरा फोल्डर बना दिया है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट का एक फोल्डर बना दिया है, लेक्चर सारे सीक्वेंस में डाल दिए हैं उसमें। तो यदि कोई बच्चा बाद में भी ज्वाइन किया है तो लेक्चर सारे सिस्टमेटिक फोल्डर में पड़े हुए प्लेलिस्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो पुराने लेक्चर हैं वो भी कवर कर लीजिएगा। अब आते हैं कोरल रीफ। ओशियन में हम देखें तो हमें रंग बिरंगी बहुत सारी लाइफ नज़र आती है। ओशियन में मछलियाँ भी दिखती हैं, एल्गी भी दिखता है, कुछ ग्रास भी नज़र आ जाती है। उसके अलावा एक काफ़ी बड़ी लाइफ आपको और दिखती है रंग बिरंगी, जिसे हम कोरल रीफ के नाम से जानते हैं। हिंदी में प्रवाल भित्ती, प्रवाल भित्ती, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं कोरल रीफ। कभी आपने देखा हो गोवा में या अंडमान निकोबार वगैरह में या लक्षद्वीप वगैरह के एरिया में, वो एक्टिविटी देखी है ना, वो पीठ पे सिलेंडर टांग लेते हैं और नीचे जाके कुछ ढूंढते हैं। क्या देखने जाते हैं? ज़्यादातर वो टूरिज्म जो है वो कोरल रीफ देखने जाते हैं नीचे। स्कूबा डाइविंग बोलते हैं। एक और एक्टिविटी होती है एडवेंचर, एक एक्टिविटी और होती है, उसको स्नॉर्कलिंग बोलते हैं। ओशन वगैरह में की जाती है स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग। तो नीचे वो क्या देख रहे हैं? तरह तरह की मछलियाँ, कछुआ, कोरल रीफ, इस तरह की लाइफ, मतलब सी लाइफ को देखने जाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया जो नज़र आता है वो कौन सा एरिया है? कोरल रीफ। तो टॉपिक शुरू करने से पहले कोरल में आपको दिखाऊं कि होता कैसा है और नेचर में इसकी क्या ज़रूरत है। बायोडाइवर्सिटी में क्यों इंपॉर्टेंट है कोरल, मैंग्रोव, ये क्यों जरूरी हैं? देखा सभी ने होगा। यहाँ इमेज एक बार देख लें ताकि रिकॉल हो जाए। ये है, देखो कोरल रीफ। ये जो रंग बिरंगी दुनिया नीचे दिख रही है ये कोरल रीफ है, प्रवाल भित्ती बोलते हैं इसको। सभी ने देखा हुआ है, डिस्कवरी वगैरह में सबने देखा होगा। नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, उसमें दिखाता है। मतलब सी लाइफ जब भी दिखाएगा, ओशियन लाइफ जब भी दिखाएगा, आपको ये डेंस एरिया नज़र आएगा। और इन्वायरमेंट में क्यों इसकी ज़रूरत है, ये इतने रंग बिरंगे कैसे हैं, ये सब कोरल है। जो भी आपको ये दिख रहा है सारा कोरल रीफ है। और इनके होने की क्या ज़रूरत है? कभी आपने डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह पर ध्यान दिया हो, इसके आसपास आपको कई सारी लाइफ नज़र आती है, छोटी छोटी मछलियाँ, कुछ ऑर्गेनिज्म यहीं पर आपको नज़र आएंगे।
बेसिकली उनको ये छुपने की जगह मिल जाती है, रहने की और छुपने की जगह मिल जाती है, जिससे बड़े एनिमल उनका शिकार ना कर पाएं। तो कोरल रीफ का एरिया बायोडाइवर्सिटी वाइज भी बहुत रिच होता है। तो हमारा चैप्टर ही क्या चल रहा है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आप ऐसे समझो, सी फ्लोर, टोटल सी के एरिया को अगर देख लें तो पूरे सी फ्लोर का ये 1% एरिया है कोरल, और जो लाइफ को सपोर्ट करता है, जो लाइफ इस एरिया में रहती है, पूरी मैरीन स्पीसीज का लगभग 25%। आप इससे अंदाजा लगाइए कि सी फ्लोर का, पूरे सी फ्लोर में अगर देखें तो 1% के आसपास एरिया कोरल रीफ है, और कितनी मैरीन लाइफ को सपोर्ट करता है, अराउंड 25%। आप इससे अंदाजा लगाइए। और लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, WWF की जो मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, कुछ साल पहले उसकी एक रिपोर्ट आई भी थी, जिसने कहा था कि 45 ईयर्स में 50% से भी कहीं ज़्यादा, इवन 60-70% तक मैरीन लाइफ को नुकसान हुआ है। इसका मतलब कोरल बहुत खतरे में है। इंडिया में भी कोई कोरल का इशू हुआ था क्या, वही सब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। पॉइंट समझ आ गया हमारा डिस्कशन किसके ऊपर है, और बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने वाली चीज है, नेचर में बहुत जरूरी है। ये कोरल बन किस तरीके से रहा है देखो, तो ये क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ये गुच्छे की तरह बने हुए हैं कई सारे, इस गुच्छे की तरह स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं रीफ। ये जो गुच्छे की तरह स्ट्रक्चर बना है, इसको बोलते हैं कोरल रीफ। एक रीफ, जो रीफ है वो एक कोरल से नहीं बनी है, कई सारे कोरल मिलकर एक रीफ बना रहे हैं। कई सारे कोरल मिलेंगे तो एक रीफ बनेगी। तो कोरल रीफ कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कोरल्स, कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कोरल्स, कई सारे कोरल ने मिलकर बनाया है कोरल रीफ। तो कोरल रीफ कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कोरल। अब बात आती है कि कोरल खुद क्या होता है। ठीक है, कोरल रीफ, ये गुच्छे की तरह स्ट्रक्चर जो देख रहे थे आप नीचे, रंग बिरंगी दुनिया नजर आ रही थी, वो सारे के सारे कोरल हैं, रीफ है, कोरल रीफ है। आप उसको पूरा नाम दो कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति। तो ये कोरल रीफ बनी कैसे है, क्या ये पूरा एक गुच्छा एक कोरल है? नहीं, कई सारे कोरल मिलकर फिर रीफ को फॉर्म करते हैं। एक बड़ा कोरल भी अगर बन रहा है, कोरल रीफ बन रहा है, तो कई सारे कोरल मिलकर इसको तैयार करते हैं एक लंबे समय में। अब कोरल क्या चीज है? कोरल होता है दो चीजों की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ध्यान रखिए, पढ़ा चुका हूं मैं, और वहां पर मैंने आपसे कहा था कि कोरल आगे पूरा डिटेल में टॉपिक आएगा। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में म्यूचुअलिज्म का जो मैंने केस बताया था, उसमें एग्जाम्पल दिए थे आपको, जैसे लाइकेन बताया था एक एग्जाम्पल वहां पर। कोरल मैंने कहा था कि सेकंड चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो कोरल खुद क्या होता है, कोरल के अंदर ये दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप है। एक तो इसमें होता है पॉलिप, एक चीज है जिसका नाम है पॉलिप, और एक एल्गी होता है जिसका नाम है जूजेंथली। जूजेंथली एक एल्गी है। तो इन दोनों के बीच में म्यूचुअलिज्म का केस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये है कोरल। कैसे ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो रही है? पॉलिप एक बहुत छोटे साइज का एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, और जूजेंथली एल्गी है। एल्गी है तो इसमें क्लोरोफिल होगा, ये अपना फूड बना सकता है। पॉलिप एक स्मॉल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाता है, स्केलेटन बनाता है, जिसे कहते हैं एरेगोनाइट। कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे एरेगोनाइट कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक रूप है वो, मतलब ये घर बनाता है। कुछ ना समझ में आए, सिंपल एक वर्ड याद रखो, ये बनाता है घर, ये बनाता है खाना। तो ये दोनों साथ क्यों रह रहे हैं? अगर पॉलिप को खाना मिल जाए एल्गी से और ये बदले में इसको घर दे दे रहने को, दोनों का काम चल गया। तो पॉलिप जूजेंथली के साथ शेयर करता है शेल्टर, और जूजेंथली इसको बदले में देता है फूड। तो दोनों का काम चल गया, दोनों एक साथ रह रहे हैं। इनके साथ रहने से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गई, म्यूचुअलिज्म का केस, कोरल बन गया। कई सारे कोरल मिलकर रीफ बना देंगे, कोरल का गुच्छा बना देंगे, कोरल रीफ।
और पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे थे, कोरल रीफ नजर आ रही चारों तरफ। तो पॉलिप और जूजेंथली ये दो ऑर्गेनिज्म के बीच में म्यूचुअलिज्म का केस है, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जिसमें पॉलिप इसको घर दे दे, शेल्टर दे दे रहने को, और ये इसको फूड दे दे। मतलब एक घर में ये दोनों साथ रह रहे हैं, ये इसको घर दिया है रहने को, तो ये इसको खाना दे रहा है बदले में। दोनों का काम चल रहा है, खुशी पूर्वक रह रहे हैं, दोनों के दोनों सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या प्रॉब्लम हुई? पॉलिप है एक स्मॉल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। पॉलिप है एक स्मॉल एक्वेटिक organism and it forms aragonite skeleton, that is form of कैल्शियम कार्बोनेट। तो कोरल पॉलिप प्लस जूजेंथली से मिलकर बना है। इसमें जो पॉलिप है ये छोटा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ये एरागोनाइट का एक स्केलेटन, एक स्ट्रक्चर बनाता है, एरागोनाइट का घर बनाता है। एरागोनाइट कुछ और नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट ही है। ये कैल्शियम कार्बोनेट, देखो मार्बल पत्थर जो होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है, चौक जो होती है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट कई फॉर्म में पाया जाता है नेचर में। मैं एक एग्जांपल अगर आपको बोलूं, मार्बल जो होता है या चौक जो है, या इन जनरल जो लाइमस्टोन वर्ड आप यूज करते हो, ये सारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ही तो हैं। ये सभी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट कई फॉर्म में नेचर में पाया जाता है। एरागोनाइट भी एक प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म है। तो पॉलिप जो घर बनाता है उसको एरागोनाइट नाम बोला जाता है। पॉलिप जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको एरागोनाइट नाम बोलते हैं, एक प्रकार का कैल्शियम कार्बोनेट है। ये देख लो, क्लियर है? मार्बल, चौक, लाइमस्टोन, ये सब ये कैल्शियम कार्बोनेट ही हैं, अलग अलग नाम हैं इनके अलग अलग नाम हैं, है सब कैल्शियम कार्बोनेट। तो पॉलिप जो है एरागोनाइट स्केलेटन, मतलब एक स्ट्रक्चर बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का, एक स्ट्रक्चर बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का। अब सुनिए, अब इसमें होगा क्या, जैसे ये है, ये सामने देखो यहाँ पर, ये है पॉलिप और ये है जूजेंथली। ये पॉलिप है और ये जूजेंथली है, ये दोनों साथ में रह रहे हैं और ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बन गया। पॉलिप और जूजेंथली साथ रह रहे हैं और ऊपर एरागोनाइट का स्केलेटन, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन गई। और कोरल ऐसा नहीं है कि हर जगह बहुत गहराई में मिलता हो। दुनिया में जो ज़्यादा कोरल है वो कम गहराई में है, शैलो वाटर में है। वो पानी की ऊपरी सतह से मान लो 150 फीट के आसपास तक आपको काफ़ी कोरल मिल जाएगा। कुछ कोरल जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी रहते हैं, 450 फीट के नीचे भी, इवन 10,000 फीट तक भी कुछ होते हैं, वो अलग टाइप के कोरल हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको वगैरह में कुछ बहुत गहराई में भी कोरल हैं, पर मेजॉरिटी कोरल दुनिया का जो है वो शैलो वाटर में है। दोनों की बात मैं करूंगा अभी। ज़्यादातर कोरल आपको शैलो वाटर में मिलेगा, छिछले पानी में, पानी से ऊपरी सतह से 40 फीट नीचे, 50 फीट नीचे, 150 फीट के आसपास तक। तो दोनों इसमें रह रहे हैं और ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है। इसमें जो एल्गी साथ में रह रहा है, एल्गी फूड बनाता है। कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा। एल्गी के अंदर क्लोरोफिल है, पहले बात कर चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ओशियन का लेवल बढ़ रहा है, तो जितनी गहराई पर कोरल था और ओशियन का लेवल बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लेशियर ज़्यादा पिघल रहे हैं, तो कोरल जितनी डेप्थ में था वो तो वहीं पर है, पर वाटर का लेवल बढ़ रहा है, तो भी ये डेप्थ बढ़ गई। कि ओशन का लेवल पहले इतना था, अब ओशन इतना हो गया, तो सनलाइट जितनी यहाँ पहुँच रही थी उसमें कमी आ रही है। दूसरा, इंडस्ट्रीज़ वगैरह का जो पॉल्यूशन है वो भी ओशियन के पानी को ख़राब कर रहा है, क्वालिटी को। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के कारण है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह का वेस्ट जो जा रहा है वो भी प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन जो है वो भी प्रॉब्लम है। तो कई कारण हैं जिससे ये लिविंग चीज़ धीरे धीरे खत्म होने लग रही है। इन दोनों में भी जो एल्गी है,
एल्गी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ज़्यादा डेलिकेट होता है एल्गी। जब सनलाइट नहीं मिल पाएगी या पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा या ओशियन का वाटर एसिडिक होने लगेगा, ऐसे कई कारण हैं। सबसे पहले एल्गी खत्म होने लगता है इसमें, तो एल्गी वाइट पड़ने लगेगा, सफ़ेद पड़ने लग जाएगा। अब एल्गी जब वाइट पड़ने लगेगा तो पॉलिप, एल्गी वाइट पड़ने लगेगा, एल्गी प्रॉपर खाना नहीं बना पाएगा। एल्गी अगर डेड होने लगेगा तो फिर पॉलिप भी कैसे जी पाएगा, पॉलिप भी नहीं रह पाएगा। एक स्टेज आती है जब पॉलिप अपने स्केलेटन, अपने स्ट्रक्चर से एल्गी को बाहर कर देता है, क्योंकि एल्गी फंक्शन नहीं कर पा रहा, एल्गी काम नहीं कर पा रहा, एल्गी वाइट पड़ने लगता है, तो पॉलिप अपने स्ट्रक्चर से एल्गी को एक्सपेल कर देता है, बाहर करने लगता है। और जब एल्गी को बाहर कर दिया तब समझ में आया पॉलिप को कि अरे यार खिचड़ी मिल रही थी, खिचड़ी तो मिल रही थी, जब बाहर कर दिए तो वो भी गया। तो पॉलिप खुद भी डिके होने लगता है, पॉलिप खुद भी खत्म होने लगता है। मतलब एल्गी भी खत्म, पॉलिप भी खत्म। इमोशनल मत हो, कोई मैं दुख भरी दास्तान नहीं बता रहा हूँ। तो इस स्ट्रक्चर में दोनों थे, दोनों खत्म हो गए। पर कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है वो तो नहीं खत्म हुई ना, वो तो एक नॉन लिविंग चीज़ है। जो लिविंग चीज़ थी उसको खाना चाहिए, घर चाहिए, लिविंग चीज़ खत्म हो गई नेचर में चेंजेस आने से। पर जो स्केलेटन था कैल्शियम कार्बोनेट का वो तो है, घर तो है। तो ये दोनों खत्म हो गए और यहाँ पर ये लेयर बनी हुई है कैल्शियम कार्बोनेट की। फिर दूसरा पेयर कहीं और से आया, एल्गी पॉलिप कहीं और से आकर सेटल होना शुरू हुए इसके ऊपर। उन्होंने अपनी एक लेयर जोड़ी, सेम कहानी रिपीट, वो दोनों खत्म हो गए। फिर और कहीं से पॉलिप एल्गी वगैरह का सेटलमेंट शुरू हुआ, कई साल में एक और लेयर ऐड हुई, वो दोनों भी खत्म हो गए। हजारों साल में, कई हजार साल में ये कैल्शियम कार्बोनेट लेयर लेयर इकट्ठा होता बना देता है कोरल के चट्टाने। और कई बार ये चट्टाने पानी के ऊपर उभर जाती हैं, बन जाते हैं कोरल के आइलैंड। तो ये लेयर बाय लेयर जो कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा होता जा रहा है, हार्ड भी है, तो कोरल की चट्टाने बनने लग रही हैं। और जब ये स्ट्रक्चर कई हजार साल में तैयार होता है तो पानी के ऊपर निकल आएगा। तो आइलैंड की क्या डेफिनेशन होती है, चारों तरफ पानी हो, बीच में जमीन उभर आए। चारों तरफ पानी हो और बीच में जमीन हो, उसे क्या बोलते हो, आइलैंड। बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो कोरल के द्वारा भी आइलैंड बनते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हर आइलैंड कोरल का होता है, नहीं। नॉर्मल आपको मिट्टी वाले आइलैंड वैसे भी नजर आ जाएंगे। हर आइलैंड कोरल आइलैंड नहीं है, पर कुछ आइलैंड दुनिया में कोरल के भी हैं। बातों को समझिए, हर आइलैंड कोरल आइलैंड नहीं होता, पर कुछ आइलैंड कोरल के भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हमारा 36 आइलैंड टोटल थे, उसका एक आइलैंड पराली वन ग्लोबल वार्मिंग के कारण डूब गया, बचे 35 आइलैंड सब कोरल के हैं। लक्षद्वीप हमारा पूरी तरह से कोरल का आइलैंड है। मैप में देखोगे, ढूंढना पड़ेगा, डॉट डॉट नजर आएंगे कई सारे। तो लक्षद्वीप केरल के नज़दीक देखोगे, पश्चिमी हिस्से वेस्टर्न साइड में, तो आपको नजर आएगा लक्षद्वीप डॉट डॉट से, वो सब कोरल के आइलैंड हैं। अगट्टी वगैरह वहाँ जा भी सकते हैं घूमने, कई आइलैंड लक्षद्वीप के घूमने भी जा सकते हैं। तो लक्षद्वीप जो है वो पूरी तरह से कोरल का बना हुआ है। उसके अलावा अंडमान निकोबार में हमारे काफ़ी आइलैंड हैं, कुछ आइलैंड कोरल के हैं। अंडमान निकोबार मेन आइलैंड नहीं, पर कुछ आइलैंड अंडमान निकोबार में कोरल के भी हैं। गल्फ ऑफ कच्छ की तरफ जाओगे, द्वारका, गुजरात में द्वारका वगैरह का जो एरिया, गल्फ ऑफ कच्छ की तरफ जाओगे, वहां पर भी कुछ आइलैंड कोरल के हैं। और इसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु, रामेश्वरम का जो एरिया है, वहां पर भी कई आइलैंड आपको कोरल के मिलेंगे, बल्कि वहां तो बहुत शैलो वाटर में है कोरल। रामेश्वरम वगैरह कभी जाएं तो कोरल आपको शैलो वाटर में नजर आ जाएगा, बहुत गहराई में नहीं है कोरल वहां। और बायोलॉजिकल पैराडाइस है इंडिया के लिए गल्फ ऑफ मन्नार, बहुत सारी स्पीसीज हैं, कोरल रिच एरिया है। उसकी भी एक केस स्टडी कहानी बताऊंगा मैं भी आपको। तो पॉइंट समझ आया। ये सारे जो मैं एरियाज की बात कर रहा हूँ, ये कोरल एरियाज हैं। मालदीव एक कंट्री है, आजकल बहुत चर्चा में सुनते हो, लोग घूमने जा रहे हैं। विपिन कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है क्या, वॉइस नहीं आ रही है क्या? विपिन पूरी तरह से वॉइस क्लियर है, आप क्लास का रिदम मत खराब करिए। वॉइस बिल्कुल ठीक आ रही है विपिन, डिस्टर्ब नहीं करिए आप। सुनो, एक फ्लो बना हुआ है, बीच में इंटरप्ट मत किया करो, अपने एंड से नेट कनेक्शन आप चेक करो। अब सुनो ध्यान से। तो मैंने बताया ये सब कोरल आइलैंड्स हैं। मालदीव एक कंट्री है, कंट्री ही कोरल है, पूरा कोरल आइलैंड के द्वारा बनाया हुआ है। आए दिन कोरल आइलैंड्स पे खतरा सुनने को मिलता है कि सर ग्लोबल वार्मिंग होगी, ओशियन का लेवल बढ़ रहा है और आइलैंड डूबेंगे। सबसे पहले खतरा कोरल आइलैंड को है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होते।
जब डूबने की बात आती है तो सबसे पहले डूबने की बात, ये जो कोरल के आइलैंड्स हैं, जैसे एक ये मालदीव की चर्चा बहुत होती है कि मालदीव आने वाले समय में डिसअपियर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सी का लेवल बढ़ रहा है, मालदीव, लक्षद्वीप ये सब डूबेंगे क्योंकि ज़्यादा हाइट पर नहीं होते। क्लियर हो गई बात। अब कोरल को कई चीज़ों से खतरा है। मैंने बताया कि सी फ्लोर में कोरल 1% से भी कम है, पर लाइफ कितनी 25%, 25% से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को कोरल सपोर्ट करता है। इंडिया में कई जगह कोरल आपको देखने को मिलते हैं। और कोरल का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर दुनिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। कोरल का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर दुनिया में ग्रेट बैरियर रीफ। क्लियर है। दूसरा, कोरल की चट्टानें जो ओशियन में हैं, उन चट्टानों को अगर काटोगे तो समुद्र की जो लहरें हैं, जो किनारे की तरफ कोरल, मान लो शैलो वाटर में जो कोरल है और चट्टानें हैं कोरल की, अब जब स्टॉर्म आते होंगे, सुनामी आती होगी, साइक्लोन आता होगा, तो ये कोरल की चट्टानें रास्ते में बैरियर की तरह है जो उसकी स्पीड को कम करने का काम करती होंगी। लोग कोरल की चट्टानों को डायनामाइट से उड़ा उड़ा के उसकी चट्टानों को निकाल रहे हैं समुद्र से। क्यों? लाइमस्टोन है, सीमेंट बनाने में एक रॉ मटेरियल होता है, सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री को बेच देते हैं। इसे कहते हैं इलीगल कोरल माइनिंग, गलत तरीके से कोरल माइनिंग करना। हालांकि ये बैन है तो भी चोरी छुपे कई जगहों पर होता है। तो कोरल के चट्टानों में ब्लास्ट करना, लाइमस्टोन के लालच में, कैल्शियम कार्बोनेट के लालच में सीमेंट वाली फैक्ट्री को बेच देते हैं, क्योंकि सीमेंट बनाने में रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है। आप बताओ, कोरल को अगर आप डैमेज कर दोगे तो ओशियन में जो ये डिजास्टर के प्रभाव को कम कर रहा था, साइक्लोन, स्टॉर्म, सुनामी, उनके इम्पैक्ट को कम कर रहा था, आपने तो उसको तोड़ दिया। तो किनारे की मिट्टी क्या होगी? ज़्यादा कटने लगेगी, कोस्टल इरोजन ज़्यादा होंगे। किनारे पर जो कोस्टल इरोजन है, किनारे की मिट्टी, कोरल जिसको रोक रहा था उसका इरोजन ज़्यादा होगा, मिट्टी कटने लगेगी, आइलैंड और खत्म होने लगेंगे और डूबने लगेंगे। तो कोरल के कई सारे रोल हैं नेचर में। कोरल को बचाना क्यों जरूरी है? कोरल के बहुत सारे रोल हैं। एक तो बायोडाइवर्सिटी है, रिच एरिया है। इसको कहा भी जाता है, कोरल दुनिया में आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल बेल्ट में। कोरल आपको दुनिया में कहाँ मिलेंगे? एक ये मॉडरेट टेम्परेचर रेंज में ग्रो करता है। टेम्परेचर बहुत ठंडा या बहुत गर्म हो जाए तो कोरल सर्वाइव नहीं कर पाता। मैक्सिमम कोरल के ग्रो करने की रेंज है 23 से 29 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम कोरल की रेंज आपको मिलेगी 23 डिग्री से 29 डिग्री टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव करते हैं। मतलब दुनिया में ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल बेल्ट जो है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल बेल्ट, वहाँ पर आपको ओशियन में कोरल नज़र आ जाएंगे। और पॉल्यूटेड वाटर होगा तो सर्वाइव नहीं कर पाता, खत्म होने लगता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल बेल्ट में आपको कोरल नज़र आएगा। सबसे बड़ा स्ट्रक्चर दुनिया में कोरल का ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो कोरल कंजर्वेशन के लिए कई प्रोग्राम हैं, जैसे अमेरिकन संस्था है, उनके भी कई प्रोग्राम है कोरल कंजर्वेशन के लिए। पर तो भी देखा जा रहा है कि कई कारण हैं जिससे कोरल खत्म हो रहे हैं। एक कारण मैंने आपको बताया, कोरल माइनिंग, कि कोरल की चट्टानों को लाइमस्टोन के लालच में निकाल लेना। उसके अलावा ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, ऑर्नामेंटल डेकोरेशन के पर्पस के लिए लोग कोरल को निकाल के बेच देते हैं इलीगली, जो कि गलत है। अंडमान निकोबार वगैरह में भी अगर आप जाएं अंदर ओशियन में कोरल देखने और आप सोचो कि मैं तोड़ के निकाल लाऊं, साथ ले आऊं, अलाउड नहीं है। कोरल को प्रोटेक्शन के लिए नियम बने हुए हैं। तो कोरल का प्रोटेक्शन जो है, एक तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें ये बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया तो है ही, तो एनवायरनमेंट के लिए कई सारे नियम बने हुए हैं। एक्वेटिक जो लॉज बने हुए हैं ओशियन प्रोटेक्शन वगैरह के, उनमें भी कवर है। तो कोरल है, किनारे पर एक मैंग्रोव प्लांट होते हैं वो भी। तो कई सारे कानून ऑलरेडी बने हुए हैं, पर इलीगल तरीके से कोरल माइनिंग अभी भी जारी है। तो कोरल के खत्म होने का कारण, एक कारण तो कोरल माइनिंग, एक कारण ग्लोबल वार्मिंग, ओशन का लेवल जो बढ़ रहा है, कोरल खत्म हो रहा है। ओशियन का एसिडिफिकेशन होना, ये भी एक कारण है कि ओशियन का पीएच वैल्यू 8.2 हुआ करता था, जो घटकर 8.1 पर आ गया है। अभी एसिडिक हुआ तो नहीं है, पर एसिडिक होने की दिशा में बढ़ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है वो भी हम बात करेंगे। ग्लोबली अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे वाटर बॉडी की भी हीटिंग ज़्यादा हो रही है। और मैंने बताया कोरल एक मॉडरेट टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव करते हैं। थर्मल पॉल्यूशन यदि होगा, वाटर बॉडी का टेम्परेचर यदि बढ़ने लगेगा, तो भी कोरल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसके अलावा एक इफेक्ट होता है पेरू के कोस्ट की तरफ, उसको बोलते हैं एल नीनो। ज्योग्राफी अगर किसी बच्चे ने पढ़ रखा है तो उनको पता होगा एल नीनो। नहीं पता एल नीनो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बताऊंगा मैं। एल नीनो का मतलब है पेरू के कोस्ट पर साउथ अमेरिका की तरफ प्रशांत महासागर में हीटिंग होती है,
पहले ये 6-7वें साल में होता था, आजकल 3rd से 7 ईयर के बीच में रिपीट हो जाता है, कभी 4th ईयर में, कभी 5th ईयर में। तो पैसिफिक ओशियन में हीटिंग हो रही है हर तीसरे से 3 to 7 ईयर के बीच में, और वो हीटिंग होगी तो ट्रॉपिकल बेल्ट है, कोरल खत्म होने लगेगा। ये भी एक कारण है कोरल के खत्म होने का। कहने का मतलब है कोरल कई कारणों से खतरे में है, कई रीजन है उसके खत्म होने के, जो लगातार घटता चला जा रहा है, और कोरल घटना नहीं चाहिए, उल्टा हमें बचाने की जरूरत है। इतनी बात समझ आ गई कि सर कोरल आपने कोई चीज बोली है कि जरूरी है और वो रिस्क में है, हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। कि आपने सर ये बोला है कोरल जो है रिस्क में है और हमें उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, अब एक कहानी समझिए, गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में मैं बात कर रहा था। बायोस्फीयर रिजर्व जो मैंने आपको बताए थे, इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व 18, उनमें एक नाम आया था गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु। एक नाम आया था गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु। और यूनेस्को में जो इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हुए हैं, उनमें भी नाम आया था गल्फ ऑफ मन्नार। मतलब गल्फ ऑफ मन्नार जो है वहां पर भी आपने नाम सुना था। तो यहां जरा मैं उसके बारे में एक चर्चा करूं। कोरल तो इंडिया में कई जगह है, एक मैं आपको कहानी बता रहा हूं गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है। क्या है ये? बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें तकरीबन 3600 के आसपास स्पीसीज हैं यहाँ पर, और 21 के आसपास आइलैंड्स हैं। यहाँ इसमें तकरीबन 21 आइलैंड्स हैं। अराउंड 3600 स्पीसीज हैं। यहाँ पर आपको कोरल रीफ, मैंग्रोव्स, कई प्रकार के टर्टल्स, बर्ड्स, एक एनिमल होता है डुगोंग, बहुत सारी प्रजातियां आपको इस एरिया में इंडिया में मिल जाएगी। आप कह सकते हैं कि गल्फ ऑफ मन्नार एक तरीके से बायोलॉजिकल पैराडाइस है। बायोलॉजिकल पैराडाइस, बायोडाइवर्सिटी वाइज काफ़ी रिच एरिया है गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पे क्या हुआ, 1970-80 के दशक के आसपास सबसे बड़ा खतरा इस एरिया को क्या था? 3 कारणों से इस एरिया में बड़ी दिक्कत आ रही थी। एक आपने देखा है बॉटम ट्रॉलिंग, एक वर्ड यूज होता है बॉटम ट्रॉलिंग। कोरल रिच एरिया, और यहाँ पे 3 कारणों से इसको बहुत नुकसान हो रहा था। यहाँ पर कोरल जो थे, जो लोकल लोग थे, वो कोरल को डायनामाइट से उड़ा रहे थे, उसकी चट्टानों को निकाल के सीमेंट कंपनी को बेच रहे थे। उसमें से डायनामाइट से चट्टानों को उड़ाकर उसको निकाल के सीमेंट कंपनी को बेच रहे थे। दूसरी प्रॉब्लम है, काफ़ी सारी जो यहाँ बायोडाइवर्सिटी ये सब खत्म हो रही थी। वहाँ पर इतना कोरल इन्होंने डैमेज कर दिया, इतने कोरल को नुकसान कर दिया कि आप समझो 25 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, तकरीबन 25 स्क्वायर किलोमीटर में कोरल खत्म हो गया। इतना इसको डैमेज किया इन्होंने गल्फ ऑफ मन्नार को। तो जो वहाँ पर इसके कोरल रीफ की लालच में इसकी चट्टानों को डायनामाइट से उड़ा कर सीमेंट कंपनियों को बेचते थे, 25 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कोरल खत्म हो गया। अब मैंने बताया कोरल बहुत सारी मछलियों को, बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ को जगह देता है रहने की। जब कोरल खत्म हो गया तो वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी खत्म होने लगी, उसमें भी कमी आने लगी। वहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो गया, जो लोग कोरल की चट्टानों को तोड़ रहे थे वो, और जो मछुआरे लोग थे। मछुआरे लोगों ने कहा कि ये हमारी लिवलीहुड है, हमारे लिवलीहुड पे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जितनी मछली हम निकाल पाते थे उतनी मिल ही नहीं रही है हमें यहाँ पर। और उसका कारण क्या है कि कोरल जो डैमेज हो रहा है वो बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ को जगह देता है। आप इसको खाली करते चले जा रहे हो, 25 स्क्वायर किलोमीटर एरिया खाली हो गया, तो हमारा लिवलीहुड, हमें जितना एक्वेटिक लाइफ मिलता था, जो हम बेचते थे, लिवलीहुड हमारा चलता था, वो नहीं मिल रहा। तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होने लगे, क्लैशेस आने लगे। और 1988 से लेके 1998 मैंने बताया, ये 10 साल थे जब बहुत डैमेज हुआ इस एरिया को। इस एरिया को बहुत नुकसान पहुंचा उस समय। 1988 के आसपास, 1988 के आसपास ये चीज़ बहुत चर्चा में आ गई। 1988 के आसपास बहुत चर्चा में आया कि गल्फ ऑफ मन्नार बहुत तेज़ी से डैमेज हो रहा है, वाइल्ड, वहाँ एक्वेटिक लाइफ खत्म हो रही है।
तो 1989 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिक्लेयर किया था इसको? बायोस्फीयर रिजर्व। 1988 वगैरह में ये इश्यूज बहुत नोटिस में आने लगे एनवायरनमेंट, क्योंकि उस समय तक धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा, लोगों का कंसर्न बढ़ने लगा एनवायरनमेंट के प्रति, इन चीज़ों पे ध्यान जाने लगा। तो 1988 के आसपास ये मुद्दा ज़्यादा उछला। 1989 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया। 2001 में इसको यूनेस्को में शामिल कर दिया। अब यूनेस्को में जब शामिल हो गया तो यूनेस्को मैप प्रोग्राम है उनका, मैन एंड बायोस्फीयर। उस प्रोग्राम में उन्होंने क्या किया? एनजीओ के साथ मिलकर, सरकारों के साथ मिलकर, जो वहाँ डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलकर, फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ मिलकर वहाँ पेट्रोलिंग वगैरह स्टार्ट करना, उस एरिया में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, फंडिंग करना, उसको बचाना। 2010-15 के बीच में यहाँ पे रिपोर्ट आई कि जो 37% कोरल एरिया बचा था वो इम्प्रूव होकर 45% तक जा चुका है। अभी लगभग 47-48% के आसपास कवर इम्प्रूव हुआ है। तो जो एरिया कोरल का 37% के आसपास जो कवर बचा था उसको इम्प्रूव करके 45% से ऊपर कर पाए हैं। इसका मतलब कंजर्वेशन प्रोग्राम जो चलाया गया वहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार में वो सफल रहा। ठीक है, जो प्रोग्राम चलाया गया था उस एरिया में वो सफल रहा। और यहाँ पर 2-3 दिक्कतें क्या कोरल को डैमेज करने में, एक तो मैंने बताया पॉल्यूशन जो आ रहा था, जो पॉल्यूशन आ रहा था इंडस्ट्रीज का, एक प्रॉब्लम तो पॉल्यूशन से थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? एक प्रॉब्लम पॉल्यूशन से, दूसरी प्रॉब्लम बॉटम ट्रॉलिंग। जो बड़े बड़े शिप से जाल डाल देते हैं समुद्र में नीचे मछलियां इकट्ठी करने के लिए, उसमें कई बार कोरल भी ट्रैप हो जाता है, उसमें कई बार कोरल भी फंस जाता है, उसकी वजह से भी कोरल खत्म हो रहे थे। लिखो जरा कुछ पॉइंट पहले। तो गल्फ ऑफ मन्नार ये थ्रेट में था, यहां पे कोरल बहुत डैमेज हुए थे। ह्यूज कोरल डिस्ट्रक्शन ड्यू टू बॉटम ट्रॉलिंग। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, वो मछली निकालने के लिए क्या करती हैं? छोटी छोटी नाव नहीं, बड़े बड़े शिप ले जाती हैं और बहुत बड़े जाल डालती हैं कुछ किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, उसमें से बहुत सारी मछलियां निकालती हैं। तो जो लोकल मछुआरे होते हैं, छोटे लेवल पे फिशिंग करते हैं, उनके और इनके बीच में भी कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। जो बॉटम ट्रॉलिंग अच्छा नहीं है, खराब प्रैक्टिस है एनवायरनमेंट के लिए। तो बॉटम ट्रॉलिंग की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था गल्फ ऑफ मन्नार को। दूसरा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से, और तीसरा इलीगल कोरल माइनिंग। कोरल माइनिंग क्यों? कोरल को निकालकर सीमेंट कंपनियों को बेचते थे लाइमस्टोन। इलीगल कोरल माइनिंग। गल्फ ऑफ मन्नार में ये 3 चीज़ों से बहुत खतरा था। जो कोरल डैमेज हुआ था वो ये 3 चीज़ें थी। और आप बताओ, गल्फ ऑफ मन्नार में इतना कोरल डैमेज किया कि एक तो कोरल का ये एरिया कम हो गया, 25 स्क्वायर किलोमीटर कोरल गायब। जो एक्वेटिक लाइफ थी वहां पर वो बहुत कम होने लग गई, और 2 आइलैंड यहाँ के डिसअपियर हो गए। गल्फ ऑफ मन्नार में 21 आइलैंड जो मैंने बताया, 2 आइलैंड डिसअपियर हो गए। तो ह्यूज कोरल डिस्ट्रक्शन ड्यू टू दिस। 2 islands were also disappeared. 2 islands were also disappeared, क्योंकि इतना कोरल डैमेज किया कि किनारे की मिट्टी कटने लगी। 2 islands were also disappeared due to coastal erosion. किनारे की मिट्टी कटने के कारण 2 आइलैंड भी यहाँ खत्म हो गए। 2 islands were also disappeared due to coastal erosion, क्योंकि कोरल किनारे की मिट्टी को भी होल्ड कर रहा है, उसको बचाने का काम कर रहा है। और 2 आइलैंड भी यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार एरिया में खत्म हो गए हमारे। तो गल्फ ऑफ मन्नार की केस स्टडी ये समझ आ गया होगा पॉइंट। अब हालांकि देखा जा रहा है कि कोरल कवर यहाँ इंप्रूव कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? कुछ लिखना है किसी को तो बताए। समझ में ठीक से आ रहा है ना? एक बड़ा यूनिक सा एनिमल यहाँ पाया जाता है, इसका नाम है
डुगोंग। इसको सी काओ के नाम से भी जानते हैं। इंडिया में 3-4 जगहों पे पाया जाता है, एक तो कच्छ की तरफ, गल्फ ऑफ मन्नार की तरफ, अंडमान निकोबार। इसका नाम है डुगोंग, डुगोंग कहते हैं इसको, डुगोंग डुगोंग, या एक और नाम से जानते हैं सी काओ, समुद्री गाय भी बोलते हैं इसको, समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है, डुगोंग डुगोंग या सी काओ, समुद्री गाय या सी काओ, डुगोंग डुगोंग इसका नाम है। शाकाहारी मैमल होता है ये, हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी मैमल। मैमल क्या होता है? लाइफ साइंस का टॉपिक है, बायो का। जिन एनिमल में मेमरी ग्लैंड होती है मिल्क बनाने के लिए, जिन एनिमल में मेमरी ग्लैंड पाई जाती है, मेमरी MAMM, मेमरी ग्लैंड पाई जाती है मिल्क बनाने के लिए, उन्हें कहा जाता है मैमल। केवल बच्चे को दूध पिलाना मैमल डेफिनेशन नहीं है। मैमल की डेफिनेशन है मेमरी ग्लैंड बॉडी में है, उससे मिल्क बन रहा है तो मैमल कहेंगे। और इनमें फीचर्स होते हैं, बॉडी में हेयर देखने को मिलेंगे, नाखून होंगे, इस तरह के फीचर होते हैं मैमल्स में। और ज़्यादातर मैमल बच्चे को जन्म देते हैं, हर मैमल नहीं, ज़्यादातर मैमल आप देखोगे बच्चे को जन्म देते हैं। कुछ मैमल अंडा देने वाले भी हैं, तो डेफिनेशन में लोग गड़बड़ कर देते हैं, अंडा और बच्चे देने से याद कर लेते हैं, गलत। मैमल के डेफिनेशन जिनमें मेमरी ग्लैंड है मिल्क बनाने के लिए, वो मैमल। और फीचर है बॉडी पे हेयर होना, नाखून होना, ये सब चीज़ें। पर अंडा या बच्चे देने से डिफाइन नहीं होता, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जो अंडा देते हैं और मैमल है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला प्लेटिपस, प्लेटिपस एक एनिमल है, अंडा देता है पर मैमल है। एक होता है एकिडना, एकिडना वो भी मैमल है, अंडा देता है। तो अंडा और बच्चे देने से डेफिनेशन नहीं पता लगेगी। मेमरी ग्लैंड हो मिल्क बनाने के लिए तो मैमल। अब ये बात हो गई कि सर अंडा और बच्चे देना ये डेफिनेशन नहीं है। ज़्यादातर मैमल बच्चे देते हैं, वो अलग बात है, पर मेमरी ग्लैंड हो मिल्क बनाने वाली तो मैमल बोलेंगे। एक और बात, सर क्या दूध पिलाने वाले जानवर कोई मैमल कह दें, क्या ये बात सही है? मैंने फिर बोला, दूध पिलाने वाला जानवर और वो दूध मेमरी ग्लैंड से बना हो, मिल्क फीड करने वाला एनिमल और वो मिल्क मेमरी ग्लैंड से बना हो तो मैमल है। एग्जाम्पल, कबूतर और पेंगुइन। पेंगुइन पाया जाता है अंटार्कटिका में। कबूतर जो होता है और पेंगुइन जो होता है, उसमें मेल फीमेल दोनों के बॉडी में मिल्क बनता है, पर वो मिल्क मेमरी ग्लैंड से नहीं बनता, इसलिए वो मैमल नहीं है। मेल फीमेल दोनों का बॉडी मिल्क सिक्रेट करता है, पिजन में भी और पेंगुइन में भी, पर क्योंकि वो मिल्क मेमरी ग्लैंड से नहीं बनता, इसलिए वो दोनों मैमल नहीं है। तो सारे एक्सेप्शन मैं आपको बता रहा हूं साथ साथ। मैमल के डेफिनेशन कंफ्यूज मत होइएगा। मिल्क पिलाना ही मैमल नहीं है, मिल्क मेमरी ग्लैंड से बन रहा हो तो मैमल है। तो डुगोंग क्या है? लाइफ साइंस में पूरा एक टॉपिक है, मैमल को कैसे पहचाना जाता है। यहां बस मैंने आपको समझने के लिए बता दिया। डुगोंग भी एक हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी मैमल है। कहां कहां पाया जाता है इंडिया में? ये इंडिया में आपको 3 जगह देखने को मिल जाएगा। इन इंडिया ये आपको मिल जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार में, एक है मैरीन नेशनल पार्क, मैरीन नेशनल पार्क जामनगर के पास, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात। गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात लिख दे या जामनगर ऑप्शन लिख दे। मैरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात, या ऑप्शन में जामनगर लिख दे तो भी गलती नहीं करना। जामनगर भी एरिया लिख दे तो गलत नहीं करिएगा। तो एक हो गया गल्फ ऑफ मन्नार, एक हो गया मैरीन नेशनल पार्क, और एक एरिया है महात्मा गांधी मैरीन, अंडमान निकोबार। महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क यहाँ पाया जाता है, नियर पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। डुगोंग भारत में कहाँ पाया जाता है? पोर्ट ब्लेयर,
ये 3 एरिया मैंने लिखे, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क और महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, शाकाहारी मैमल है डुगोंग। ओशियन में कई जगह, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में कहाँ कहाँ है वो बता रहा हूँ मैं। ओशियन में और कंट्री देखोगे तो और भी जगह है, इंडिया में कहाँ कहाँ पर है वो हमने बात की। तो कोरल रीफ हम पढ़ रहे थे, कोरल रीफ में केस स्टडी हमने बता दी, गल्फ ऑफ मन्नार की कहानी। वापस आते हैं कोरल पर। ये रहा। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कोरल रीफ कई सारे कोरल से मिलके बना है। कोरल क्या होता है ये समझ आ गया, पॉलिप क्या होता है ये समझ आ गया। इसका मतलब कार्बन को एब्जॉर्ब भी करता है कोरल, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है पॉलिप, इसका मतलब ये कार्बन के प्रभाव को कम भी कर रहा है। तो जैसे प्लांट CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं वैसे कोरल भी CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है। कोरल एक्ट एज नेचुरल कार्बन सिंक। इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज क्या होती हैं, कार्बन सोर्स, और पेड़ पौधे कोरल मैंग्रोव प्लांट ये सब क्या होते हैं, कार्बन सिंक। कार्बन के प्रभाव को बढ़ाने वाला, कार्बन ज़्यादा रिलीज करने वाला सोर्स है, एब्जॉर्ब करने वाला सिंक है। तो इंडस्ट्री फैक्ट्री पावर प्लांट ये कार्बन के सोर्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ा रहा है। और कोरल मैंग्रोव प्लांट ग्रास ये सब क्या है, वेटलैंड एरिया, कार्बन सिंक की तरह काम कर रहा है। कोरल रीफ act as natural barrier against the disasters like tsunami, cyclones, storms, etc. and it contributes and it helps to prevent coastal erosion। किनारे की मिट्टी को कटने से रोकता है, स्टॉर्म्स वगैरह के प्रभाव को कम करता है। तो कोरल एक्ट एज नेचुरल कार्बन सिंक, कोरल रीफ एक्ट एज नेचुरल बैरियर, डिजास्टर के इम्पैक्ट को कम कर देता है, किनारे की मिट्टी को कटने से रोकता है। ठीक है। कोरल मेनली ग्रोज इन ट्रॉपिकल and subtropical oceans, tropical and subtropical oceans, clear water, salty conditions। इसका मतलब फ्रेश वाटर में नहीं, सॉल्टी वाटर में ग्रो कर रहा है। तो कोरल आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियंस में। क्लियर वाटर का मतलब क्या है, क्या वाटर सॉल्टी होने से क्लियर नहीं क्लियर वाली बात होती है, नहीं। सी वाटर साफ सुथरा, पॉल्यूशन ना हो। क्लियर वाटर का मतलब है पॉल्यूशन ना हो, यहाँ ज्यादा कोई गंदगी ना आ रही हो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह की। ये मत सोचिएगा कि सर सॉल्ट वाटर कह रहे हैं तो क्लियर कैसे, सॉल्टी वाटर बॉडी क्लियर नहीं होते क्या, पॉल्यूशन नहीं हो ये मतलब है। तो कोरल ग्रो करता है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ओशियन में, क्लियर वाटर में और सॉल्टी कंडीशन में। कोरल ग्रो करता है मेनली ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ओशियन में, क्लियर वाटर में और सॉल्टी कंडीशन में। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं क्या मतलब हुआ, एक मैंने मैप बनाया था ना उसमें जब बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। ये कौन सी जोन है, ट्रॉपिकल जोन।
तो पूरी दुनिया के मैप में कोरल कहीं देखोगे तो एक तो ट्रॉपिकल एरिया में जो ओशियन पड़ते हैं वहाँ देखने को मिलेगा, और सब ट्रॉपिकल क्या क्या मतलब है, इससे थोड़ा ऊपर निकल जाओगे 35 डिग्री तक, उसे सब ट्रॉपिकल कहते हैं। थोड़ा ऊपर निकल जाओगे यहाँ से, सब ट्रॉपिकल तक चले जाओगे, सब ट्रॉपिकल है 35 डिग्री तक। तो ये 35 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री साउथ, ये वाला एरिया क्या पड़ेगा, सब ट्रॉपिकल। ये जो रेड वाला पोर्शन है सब ट्रॉपिकल। तो पूरी दुनिया में कोरल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल ये वाला भी है, ये वाला भी है, रेड वाला, दोनों तरफ रेड कलर का जो पार्ट है सब ट्रॉपिकल। तो पूरे वर्ल्ड मैप में जहां भी कोरल की हम चर्चा करेंगे आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ओशियन में नजर आएगा, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच का जो एरिया है उसको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, और उसके थोड़ा सा ऊपर 35 तक चले जाओगे या नीचे चले जाओगे उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। तो इन सब शब्दों में कंफ्यूज मत होइएगा, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया। टेम्परेचर रेंज जिसमें ये ग्रो करता है डिग्री सेल्सियस में 23 डिग्री से 29 डिग्री के अराउंड। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल बेल्ट में है, मैंने बताया बहुत ठंड में भी ग्रो नहीं करेगा, बहुत गर्मी में भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बहुत ठंड या बहुत गर्मी में लंबे समय तक कोरल सस्टेन नहीं कर पाता। लंबे समय तक अगर टेम्परेचर बढ़ गया किसी एरिया में, मान लो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल बेल्ट में जहाँ कोरल है, और लंबे समय तक टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो ये खत्म होने लग जाएंगे। यहाँ से बहुत लंबे समय तक हाई टेम्परेचर सस्टेन नहीं कर पाता। कोरल mainly survive in temperature range of 23 degree to 29 डिग्री सेल्सियस। ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे लंबे समय तक कोरल सर्वाइव नहीं कर पाता। तो कोरल ग्रो करता है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ओशियन में, क्लियर वाटर में, सॉल्टी कंडीशन में, और टेम्परेचर रेंज इसको इतना चाहिए। कोरल मैक्सिमम एग्जिस्ट बिटवीन 150 feet to more than 10,000 feet in the oceans. कोरल एग्जिस्ट बिटवीन 150 फीट से 10,000 फीट से भी ज़्यादा गहराई में हो सकते हैं। जो अप टू 150 फीट तक वाले हैं, अराउंड 150 फीट वाले जो हैं कम गहराई वाले, अराउंड 150 फीट वाले जो हैं इन्हें बोलते हैं शैलो वाटर कोरल। शैलो वाटर कोरल। और ये वाले जो हैं इन्हें कहते हैं डीप वाटर कोरल्स। डीप वाटर कोरल्स। डीप वाटर कोरल्स एग्जाम्पल के लिए आपको ये मिल जाएंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको में। और यहाँ खाना कैसे बनेगा, अब इतनी गहराई में तो एल्गी सरवाइव नहीं कर पाएगा। जो एल्गी वाली कहानी मैंने बताई है, एल्गी खाना बनाएगा, वो तो लगभग 50 फीट 70 फीट 150 फीट के आसपास तक जो कोरल है वहाँ तो एल्गी वाला कंसेप्ट काम करेगा खाना बनाने में। पर 10,000 फीट में कुछ टाइप के कोरल रहते हैं, वहाँ पर वो अर्थ की हीट से अपना काम चलाते हैं। वहाँ जो फूड बनेगा अर्थ की हीट से काम चलेगा, वहाँ पर एल्गी वाला कंसेप्ट नहीं रहेगा।
एल्गी वाला जो कंसेप्ट है वो काम नहीं करेगा। जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको वगैरह में डीप वाटर कोरल्स हैं, ये स्टडी में रिसर्च में पाया गया है। ठीक है, तो कोरल ज़्यादातर दुनिया में कोरल आपको शैलो वाटर में मिलेंगे। 10,000 फीट के नीचे भी कुछ कोरल होते हैं, पर फिर वो अर्थ की हीट से अपना खाना काम चलाते हैं, जबकि इस वाले में एल्गी होता है। 150 वाले में एल्गी बना रहा है खाना। तो कोरल बहुत डाइवर्स है, काफ़ी एरिया में पाया जाता है, काफ़ी एरिया में पाया जाता है। ज़्यादातर कोरल यहाँ हैं, कुछ इसमें भी हैं। ये देखो क्लियर है बात, आगे बढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट, coral reefs are known as ट्रॉपिकल। मैंने बताया ट्रॉपिकल ओशियन में ही कोरल मिलते हैं। ट्रॉपिकल बेल्ट ओशियन जो है वहीं पर कोरल है, और काफ़ी घना एरिया है, कई सारी प्रजातियों को रहने की जगह दे देता है। तो इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस भी कहते हैं, बिकॉज इट सपोर्ट्स around 25% of all marine species। तो कोरल रीफ को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन कहते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट करता है तकरीबन 25% मैरीन स्पीसीज को। सपोर्ट कैसा करता है? इसके आसपास कुछ खाने की चीज़ें, कुछ शेल्टर वगैरह मिल जाता है। तो कोरल रीफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन है, ये सपोर्ट करता है लगभग 25% मैरीन स्पीसीज को। और कोरल कवर्स अराउंड 1% ऑफ सी फ्लोर but supports around 25% of marine species. So we can say that it is biodiversity rich region। बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है इसका होना। इट इज़ बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन। तो कोरल 1% सी फ्लोर का एरिया कवर कर रहा है और 25% लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। बायोडाइवर्सिटी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। कोरल के जो कई कलर होते हैं, शैलो वाटर में जो कोरल पाए जाते हैं 150 फीट की डेप्थ तक, तो पॉलिप में कोई ज़्यादा कलर नहीं होते। इसका कलर होता है एल्गी के कलर पर डिपेंड करता है। डिफरेंट कलर ऑफ कोरल जो होते हैं वो एल्गी के कारण होते हैं, क्योंकि एल्गी रंग बिरंगे होते हैं, बहुत सारे रंग के एल्गी होते हैं। कोरल का कलर कैसा होगा, आपको ग्रीन, पिंक, रेड, बहुत सारे कोरल दिख रहे हैं। कलर डिपेंड करेगा एल्गी के कलर के ऊपर। जैसा एल्गी का कलर वैसा कोरल का कलर, क्योंकि पॉलिप में कोई कलर की ज़्यादा वैरायटी नहीं होती। और जो कोरल आपको 10,000 फीट नीचे मिल रहे हैं उनमें कोई ज़्यादा कलर की वैरायटी नहीं होती। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट है तो वाइट वाइट दिखेंगे या मिट्टी के रंग के दिखते हैं, मतलब ऑफ वाइट कलर। जो 10,000 फीट की गहराई वाले कोरल हैं वहाँ एल्गी कलर रंग बिरंगा नहीं मिलेगा, उतनी गहराई में एल्गी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर वाइट या डस्टी कलर, मडी कलर, या कह सकते हैं ऑफ वाइट कलर, क्रीम कलर टाइप का। वहाँ बहुत कलर की वैरायटी आपको नहीं मिलेगी। तो सब कुछ लॉजिक है, रटना नहीं है। जो भी मैंने बताया है सब लॉजिकल है। भाई एल्गी जहाँ है रंग बिरंगा कोरल होगा, जहाँ पे एल्गी पे डिपेंड नहीं कर रहा, बहुत गहराई में है, तो कलर की वैरायटी वहाँ ज़्यादा नहीं मिलेगी और फोटोसिंथेसिस भी वहाँ नहीं होगा, तो अर्थ की हीट से काम चलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, तो कोरल की जो डाइवर्सिटी और डेंसिटी भी बहुत है। कोरल रीफ्स हैज
हाई डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी इन द ओशियन, काफ़ी प्रकार भी हैं इसके। हाई डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी इन द ओशियंस, देयर आर different colors of corals found and its color depends on type of algae present in it। तो कोरल रीफ की हाई डेंसिटी और डाइवर्सिटी दोनों है, मतलब काफ़ी घना एरिया भी है और वैरायटी भी खूब है। ओशियन में कोरल काफ़ी घना एरिया भी है और वैरायटी भी खूब है, और जो अलग अलग कलर हैं इसके वो एल्गी पे डिपेंड कर रहा है कैसा एल्गी है उसमें। तो कोरल रीफ हैज़ हाई डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी इन द ओशियन, देयर आर डिफरेंट कलर ऑफ कोरल्स फाउंड इन इट्स एंड देयर आर डिफरेंट कलर ऑफ कोरल्स फाउंड एंड इट्स कलर डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ एल्गी प्रेजेंट इन इट। किस तरह का एल्गी होगा इस पर डिपेंड करेगा कलर कैसा होना है। यहां तक क्लियर है सारी बात? देखो पहले फिर आगे बढ़े। अंकित आपने जो पॉइंट लिखा है वही मैंने बताया है अभी। सोचा आपने बिल्कुल ठीक था, सोचा आपने बिल्कुल ठीक था लॉजिक, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट तो होगा, स्केलेटन जो उसका एर्गोनाइट, और वो कैल्शियम कार्बोनेट वाइट होता है देखने में, तो वाइट कलर और मडी कलर टाइप का होता है, मतलब ऑफ वाइट कह सकते हो या वाइट। इमेज देख सकते हो, गूगल पे सर्च करोगे इमेज मिल जाएगी। आप शैलो वाटर का कोरल देखना और डीप वाटर का कोरल देखना, आपको दोनों में अंतर नजर आ जाएगा। मैंने जो इमेज आपको दिखाई थी वो शैलो वाटर था, रंग बिरंगा कोरल, और दुनिया में ज़्यादा कोरल शैलो वाटर में ही है, डीप वाटर में कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। एक एग्जाम्पल मैंने गल्फ ऑफ मैक्सिको दिया। आगे बढ़ें। अब बात आती है कि कोरल है तो बहुत इंपॉर्टेंट, अब कोरल में दिक्कत क्या हो रही है। नोट वाइटनिंग ऑफ एल्गी, एल्गी का सफेद पड़ने लगना और पॉलिप का खत्म होने लगना। वाइटनिंग ऑफ एल्गी एंड डिकेइंग ऑफ पॉलिप, whitening of algae and decaying of polyp is known as coral bleaching। एल्गी का सफ़ेद पड़ने लगना और पॉलिप का डिके होने लगना, इसे कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। पहली बार इसका पता लगाया था फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय एल्फ्रेड मेयर इन 1918। तो एल्गी खत्म कैसे हो रहे हैं, एल्गी की डेथ कैसे हो रही है, एल्गी कैसे लॉस हो रहा है, तो एल्गी का वाइट पड़ने लगना और पॉलिप का डिके होने लगना, इसे कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, मतलब कोरल का मरना, कोरल की डेथ। पहली बार एल्फ्रेड मेयर ने इसके बारे में पता लगाया। जो मैंने आपको रीज़न बताए थे, अगर वाटर पॉल्यूट होने लगेगा तो एल्गी सॉफ्ट होता है, एल्गी खत्म होना शुरू हो जाता है, एल्गी खत्म हो जाएगा तो पॉलिप भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओशियन एसिडिक होने लगे तो भी ऐसा होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो भी ऐसा हो रहा है। सीमेंट के लालच में जो कोरल को डैमेज किया जा रहा है, लाइमस्टोन को सीमेंट में मिलाने के चक्कर में, इलीगल कोरल माइनिंग बोलते हैं, तो भी कोरल डैमेज हो रहा है। एल नीनो, पैसिफिक ओशियन में हीटिंग होना, ये भी एक कारण है। मल्टीपल रीजन है कोरल ब्लीचिंग होने के। तो कोरल ब्लीचिंग कॉज ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, वेरियस रीजन। लिखो कौन कौन से कारण है। कोरल ब्लीचिंग कॉज ड्यू टू कोरल ब्लीचिंग cause due to various reason। कोरल ब्लीचिंग कॉज ड्यू टू वेरियस रीजन। पहला ग्लोबल वार्मिंग,
दूसरा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, तीसरा बॉटम ट्रॉलिंग, बहुत गहराई से जो जाल वाल डाल के मछलियां निकाली जाती हैं उसमें कोरल भी ट्रैप हो जाता है, डैमेज हो जाता है। डायनामाइट वगैरह इस्तेमाल करके कोरल की चट्टानों को डैमेज करना, इलीगल कोरल माइनिंग, ओवर फिशिंग मतलब ज़्यादा मछली के लालच में जो बॉटम ट्रॉलिंग कर रहे हैं, ये कुछ कारण है। इसके अलावा कोस्टल एरिया में अगर कंस्ट्रक्शन होता है, किनारे पे कंस्ट्रक्शन होता है, तो सीमेंट जैसे पार्टिकल जाकर जो कम गहराई में कोरल हैं उनके ऊपर जमा होने लगते हैं, कोरल को ब्लॉक करने लगता है। तो ओवर कंस्ट्रक्शन इन कोस्टल एरियाज, सीमेंट लाइक पार्टिकल जो हैं कोरल को डैमेज करने लगेंगे, वो जाके इसके जो पोर्स वगैरह होते हैं उनको ब्लॉक कर देगा। ओवर कंस्ट्रक्शन इन कोस्टल एरियाज। ओशियन का वाटर साल दर साल एसिडिक होने की दिशा में बढ़ रहा है, अभी एसिडिक हुआ नहीं है पर उस दिशा में बढ़ रहा है, तो ओशियन एसिडिफिकेशन। इसके अलावा पैसिफिक ओशियन में हीटिंग होना, एल नीनो इफेक्ट। कितने हो गए? 3, 6, 2, 8 रीजन हो गए ये। हिस्ट्री वाली क्लास अंकित यूट्यूब पे तो नहीं है, अभी यूट्यूब पे तो नहीं कराया है मैंने। देखो एक अनाउंसमेंट भी है, इन्वायरमेंट के लेक्चर जो हमारे चल रहे हैं 7 to 8:30 ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अप्रैल से मैंने एक सीरीज प्लान की है जिसमें हम ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के नाम से सीरीज़ है वो। पिछले महीने हमने इन्वायरमेंट के लेक्चर जो किए हैं उसके साथ साथ एक सक्सेस स्टोरी के नाम से सीरीज चलाई थी, अगर आपको याद हो। अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट लोगों ने अपनी बात कही थी, उसमें 10 एपिसोड हुए थे। इस महीने के लिए मैंने आपके इन्वायरमेंट के लेक्चर के अलावा एक सीरीज प्लान की है ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के नाम से। 1 और 2 अप्रैल को 9 बजे उसकी क्लास है जिसमें गांधी जी के बारे में डिस्कशन होगा। और डिस्कशन का मतलब ये है कि उनके बारे में पूरी बात तो बताई ही जाए, साथ में जो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित वो भी कवर किए जाएं। तो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ की सीरीज है जिसमें गौतम बुद्धा, वर्धमान महावीर, महात्मा गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी। तो इंडिया की जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ है पहले उनको कवर कर लें। इंडिया जब कवर हो जाएगा फिर मैं कोशिश करूँगा, वेस्ट में भी बड़े बड़े थिंकर हुए हैं, सोक्रेटिस है, उनके बारे में जानना, कार्ल मार्क्स है। तो इंडियन पर्सनैलिटीज जब कवर करेंगे तो उसमें मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री तो काफ़ी कवर हो ही जाएगी, और बुद्धिज्म जैनिज्म में आपका एंशिएंट कुछ कवर हो जाएगा। तो ये वाली सीरीज अप्रैल में चलेगी। बाकी आगे जब हिस्ट्री प्लान करेंगे तो वो तो सब्जेक्ट के तौर पर आएगा ही। अभी फिलहाल इन्वायरमेंट के साथ साथ अगले महीने में ये सीरीज चलेगी, उसका देखो शो भी कर रहा होगा प्लेलिस्ट में, क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह पे जो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को पता है तो टीचर की जिम्मेदारी है पहले करेक्ट करे, सही इन्फॉर्मेशन बताए, उसके बाद आप ओपिनियन बिल्डअप करो। क्योंकि अधूरी अधूरी जानकारी है, गांधी और भगत सिंह के बारे में नहीं पता, गलत जानकारी, गांधी टैगोर के बारे में नहीं पता, तो टीचर की जिम्मेदारी है पहले करेक्ट करे। उसी को सोचकर मैंने ये एक पूरा प्लान किया है, क्योंकि व्हाट्सएप इतना गलत सलत आपको जानकारी देता है कि आप उसी को सही मान लेते हो, उसके अकॉर्डिंग अपना परसेप्शन बिल्डअप कर लेते हो। जानकारी पूरी मिले उसके बाद ओपिनियन बनाओ, अच्छा बुरा जो बनाना है। बिना जानकारी के ओपिनियन बनाओगे वो ठीक नहीं है। तो हिस्ट्री के जब पर्सनैलिटी कवर करेंगे तो कई सारे तो टॉपिक वहीं पर आपके हिस्ट्री के भी आएंगे, पर टॉपिक का मोटिव जो है वो केवल मसाला नहीं होना चाहिए। टॉपिक का मोटिव होना चाहिए कहानी के साथ साथ जो एग्जाम ओरिएंटेड डाटा है वो जरूर बताया जाए। कहानी जो बताई जाए साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड डाटा जरूर बताया जाए। देखो अगला पॉइंट, ओशियन एसिडिफिकेशन का क्या मतलब है। ओशियन का पीएच वैल्यू 8.2 से घटकर डिक्रीजेस, ओशियन pH वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम
8.2 टू 8.1 इसमें कमी आई है। कैसे? देखो एटमॉस्फेयर में CO2 तो है, गैसेस तो बहुत सारी हैं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूं कि एटमॉस्फेयर में CO2 तो है। अब ये CO2 सी वाटर से भी रिएक्ट होता होगा, तो जब सी वाटर से रिएक्ट होता होगा तो क्या बनाता होगा? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड भले वीक एसिड हो पर है तो एसिड। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट लगते जा रहे हैं, CO2 का स्तर बढ़ रहा है, एटमॉस्फेयर में भी जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है और सी के वाटर से भी रिएक्ट कर रहा है। तो कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है पर एसिड है। इसी तरह से और भी गैसें एटमॉस्फेयर में बढ़ रही हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, ये सब भी बढ़ रही हैं। तो वो जो हवा में जा रही हैं वो ओशियन के कांटेक्ट में भी आती होंगी, क्योंकि पूरी अर्थ पर 2/3 पार्ट तो ओशियन वाटर है, 1 पार्ट खाली लैंड है। तो ये गैसेस इससे भी रिएक्ट करती होंगी और इनके कारण ओशियन के pH वैल्यू में कमी आई है। 8.2 से ये 8.1 आ चुका है, मतलब एसिडिक अभी हुआ नहीं है, एसिडिक होने की दिशा में बढ़ रहा है। 7 जब 7 के नीचे चला जाएगा तब कहेंगे एसिडिक हो गया। 7 के नीचे जब चला जाएगा तब बोलेंगे कि एसिडिक हो गया है। तो 8.2 से 8.1 हुआ है, मतलब एसिडिक होने की दिशा में बढ़ रहा है। 7 के नीचे चला जाएगा तब एसिडिक बोलोगे। बताया था मैंने, pH वैल्यू 7 होता है न्यूट्रल, तो एसिडिक होने की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा होना भी कोरल के लिए नुकसानदायक है, ऐसा होना भी कोरल को डैमेज कर रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, बॉटम ट्रॉलिंग, इलीगल कोरल माइनिंग। इलीगल कोरल माइनिंग क्यों करते हैं? क्योंकि लाइमस्टोन जो है वन ऑफ द रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री का। इलीगल कोरल माइनिंग यहां लिख देता हूं साइड में। इलीगल कोरल माइनिंग ये क्यों की जाती है? बिकॉज लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट is one of the raw material used in cement industry. Illegal coral mining क्योंकि limestone is one of the raw material used in cement industry. तो कोरल से जो कैल्शियम कार्बोनेट निकाल रहे हैं ये, उसको सीमेंट में यूज कर लेते हैं, सीमेंट में इस्तेमाल हो जाता है। तो लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट एक रॉ मटेरियल है सीमेंट को बनाने में। इलीगल कोरल माइनिंग इसलिए खतरनाक है। देखो, जो पढ़ो अच्छा पढ़ो, मेरा मोटिव केवल ये है, जो पढ़ो अच्छा पढ़ो, जो चीज जानो, जिस पर चर्चा हो, पूरी जानकारी तुम बताओ। जैसे कोरल के बारे में तुमसे कोई बात कर ले अब आज की डेट में, मेंस में लिखने को आ जाए, तुम्हारे पास इतना कंटेंट हो कि तुम्हें लगे कि अभी और बता सकता हूं मैं। और सबसे अच्छा तरीका है किसी को, साथ वाले को पढ़ा दो, बैठ के समझा दो। अब कई बच्चे होंगे जो क्लास नहीं कर रहे होंगे, उनको बैठा के पढ़ा दो। और एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा, ऐसे स्टूडेंट जो आपको मिले जो वाकई पढ़ना चाहता हो, एजुकेशन को अफोर्ड ना कर पा रहा हो, या पढ़ने की इच्छा हो, या बहुत लेबोरियस बच्चा हो क्लास के बारे में, उसको जरूर बताओ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ मत करो, पर जो नीडी है, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, ऐसा कोई बच्चा जो डिजर्विंग है, जिस तक चीज पहुंचनी चाहिए, उसको जरूर इन्फॉर्म कर दो कि वो इसको कवर कर ले। हमारा पढ़ाना तभी सार्थक होगा जब उस क्राउड तक बात पहुंचेगी। क्योंकि जो बेचारे पूरी मेहनत करना चाहते हैं पर उनको सोर्स ही नहीं पता है, तो उनको आप रिकमेंड कर सकते हो कि भाई यहां से कर लो। अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है, क्वालिटी कंटेंट उसको मिल रहा है, एग्जाम देना है वो यहां से आराम से कवर कर सकते हैं। पहला ही सब्जेक्ट में इतना डिटेल में करा रहा हूं कि अदर सब्जेक्ट से भी कुछ चीजें कनेक्ट हो रही हैं इसमें। डिटेल में पढ़ाने से अदर सब्जेक्ट की भी कुछ चीजें इसमें कवर हो रही हैं। एल नीनो इफेक्ट, एल नीनो इफेक्ट में क्या होता है? पैसिफिक ओशियन
पैसिफिक ओशियन हीटिंग एट पेरू कोस्ट इन एवरी, पहले ये देर से होता था, 5 से 7 साल के बीच कभी होता था। अब इसका ड्यूरेशन कभी ये तीसरे साल बन जाता है, कभी चौथे साल, कभी 5वें साल। अब ये 3 to 7 ईयर के बीच हो जाता है। और एल नीनो जब जिस साल होता है हमारा मानसून कमज़ोर हो जाता है। फिर उसके लिए भी एक कंसेप्ट होता है इंडियन ओशियन डाइपोल, कोर ज्योग्राफी का कंसेप्ट है। लास्ट में मैं बताऊंगा या तो किसी टॉपिक के साथ मिक्स करके बताऊंगा इसको, क्योंकि पूरा मानसून का फिर मैकेनिज्म आ जाएगा, एल नीनो किस तरह प्रभावित करता है हमारे मानसून को। पर एक प्रोसेस और होता है कि जब एल नीनो बना हो, हमारा मानसून कमज़ोर हो जाता है, पर एक स्थिति ऐसी बनती है एल नीनो बना हो और तो भी हमारा मानसून कमज़ोर नहीं होता, यदि उस समय इंडियन ओशियन में बना हो पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल। अब अजीब सा वर्ड हो गया, समझ नहीं आ रहा, तो वह अपने आप में लंबा टॉपिक है, अभी उसको रोक रहा हूँ मैं। यहाँ पर कोरल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ओशियन में हीटिंग होने लगेगी, तो हीटिंग होने लगेगी क्या? थर्मल पॉल्यूशन। इसका मतलब आप सीधे सीधे कह रहे हो थर्मल पॉल्यूशन जो है कोरल को डैमेज करेगा, बिल्कुल करेगा। तो आप चाहे तो यहाँ एक थर्मल पॉल्यूशन लिख भी लो। थर्मल पॉल्यूशन के कारण भी कोरल डैमेज होने लगते हैं। वाटर बॉडी की हीटिंग वगैरह होने लगेगी तो भी कोरल डैमेज होने लगेगा, क्योंकि कोरल जो है वो 23 से 29 डिग्री की रेंज है जहाँ पर वो सर्वाइव करता है। 23 से 29 डिग्री की रेंज में सर्वाइव करता है। और इन्वायरमेंट तो जो कॉलेज के बच्चे उनके सेमेस्टर में भी, एक सेमेस्टर में आता है सब्जेक्ट ये। फॉरेस्ट सर्विसेज वाले बच्चे इन्वायरमेंट ऑप्शनल ले सकते हैं, वहाँ हेल्प करेगा। सिविल सर्विसेज को प्री मेंस दोनों में हेल्प करेगा। एसएससी, जेई, सीजीएल सब में पूछता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज के नॉन टेक का मेन सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट, एक सब्जेक्ट ये भी है। तो कितनी जगह इसका काम हो रहा है, तो कितनी जगह ये मदद कर रहा है। जो यूजीसी जेआरएफ वगैरह की तैयारी करते हैं वहाँ भी ये सब्जेक्ट आता है। तो इन्वायरमेंट तो इस समय शायद ही कोई जीएस रिलेटेड एग्जाम हो जहाँ ना पूछ रहा हो, सब जगह आ रहा है और वेटेज साल दर साल बढ़ ही रहा है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसके ऊपर। तो पहला सब्जेक्ट चूज मैंने इसीलिए किया था इन्वायरमेंट, कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये काम करेगा और सबसे ज़्यादा मार्क्स को हेल्प करेगा। चलो ये बात हो गई। अब आता है कोरल आइलैंड भारत में कहाँ कहाँ स्थित है। कोरल आइलैंड्स इन इंडिया। कोरल आइलैंड्स इन इंडिया, लक्षद्वीप पूरा का पूरा कोरल, लक्षद्वीप पूरा कोरल है। अंडमान निकोबार में कुछ आइलैंड, सम आइलैंड्स। अंडमान निकोबार में कुछ आइलैंड कोरल हैं। गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ तो आपको शैलो वाटर में कोरल नजर आ जाएंगे वैसे ही। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, इसके अलावा गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ के नज़दीक कुछ आइलैंड हैं, वो भी कोरल के हैं। तो इंडिया में मेनली जो कोरल वो ये। एक और जगह है मालवान, मालवान महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। फिर ऑप्शन में देगा क्या सुंदरबन में भी कोरल है? सुंदरबन 2 नदियों का बनाया गया डेल्टा है, यहां कोरल नहीं है। सुंदरबन लिख के क्रॉस कर दो। सुंदरबन 2 नदियों के द्वारा बनाया गया डेल्टा है, दुनिया में सबसे बड़ा रिवर के द्वारा बनाया गया डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा। सुंदरबन है वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन डेल्टा। यहाँ पे एक दूसरी चीज है मैंग्रोव। तो सुंदरबन जो है ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन डेल्टा। सुंदरबन वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन डेल्टा फॉर्म्ड बाई गंगा ब्रह्मपुत्र, फॉर्म्ड बाई गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इसका भी 70% एरिया पूरे सुंदरबन का बांग्लादेश में है, 30% वेस्ट बंगाल में है। सुंदरबन का 70% एरिया बांग्लादेश के पास है और 30% वेस्ट बंगाल में है। तो इंडिया में कोरल कहाँ कहाँ है? लक्षद्वीप पूरा कोरल, अंडमान निकोबार में कुछ आइलैंड कोरल,
गल्फ ऑफ मन्नार में कोरल, गल्फ ऑफ कच्छ में कोरल, और मालवान महाराष्ट्र में कोरल। सुंदरबन कोरल नहीं है, नॉट कोरल आइलैंड। ये दो नदियों के द्वारा बनाया गया रिवर का सबसे बड़ा डेल्टा है दुनिया में। दो रिवर के द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा रिवर के द्वारा बनाया गया। गंगा ब्रह्मपुत्रा ने मिलकर फॉर्म किया है इसको। इंडिया का पहला कोरल गार्डन, कोरल कंजर्वेशन के लिए एक एरिया भी बनाया गुजरात में। इंडियाज फर्स्ट कोरल गार्डन, ये है मीठापुर एरिया, गुजरात। मीठापुर, गुजरात। इंडिया का पहला कोरल गार्डन मीठापुर, गुजरात। कोरल को प्रोटेक्टेड एरिया है, कोरल को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडिया का पहला कोरल गार्डन मीठापुर, गुजरात। सुंदरबन कोरल नहीं है, वो क्रॉस का मतलब ये है। सुंदरबन कोरल नहीं है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। चार नाम दे देगा, इसमें से कहां कहां कोरल है बताओ। एक ऑप्शन लिख देगा सुंदरबन, सुंदरबन कोरल नहीं है। मालदीव्स एक कंट्री है, कोरल कंट्री है। मालदीव्स है, लक्षद्वीप के पास देखोगे मालदीव्स, ये है कोरल कंट्री। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल स्ट्रक्चर, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल स्ट्रक्चर, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया देखोगे वहां पर है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में, मैं मैप में दिखा रहा हूं अभी, मैप के हिसाब से पूछ लेगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी किस तरफ है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल स्ट्रक्चर ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। एक मैप दिखा रहा हूं मैं इसका, पहले उसको देखो। ये क्लियर हो गई बात। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल स्ट्रक्चर ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ें। ग्रेट बैरियर रीफ, अब इंडिया में मैप में पहले कोरल आइलैंड देख लो, फिर हम ग्रेट बैरियर रीफ की इमेज दिखाएं। स्कूल के बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है ये। यदि स्कूल के बच्चे इसको पढ़ लें, कोई बच्चा मान लो 11th-12th का है, तो साइंस साइड का नहीं है, आर्ट्स वगैरह का है, उनको भी इन्वायरमेंट रिकमेंड करना चाहिए। स्कूल टाइम में अगर पढ़ लेगा तो आगे तक के लिए सब्जेक्ट तैयार ही है, और पढ़ना पड़ेगा आगे उसको भी। स्कूल वालों के लिए बहुत बढ़िया है ये, क्योंकि स्कूल में उतना डिटेल में मुश्किल है कि उतना डिटेल में कराया गया हो। 10वीं-11वीं में दिमाग खुल जाए तो और अच्छा। गल्फ ऑफ कच्छ, ये रहा देखो कोरल, कहाँ कहाँ कोरल है वो दिखा रहा हूँ मैं। गल्फ ऑफ कच्छ, मालवान, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार। इंडिया में कहाँ कहाँ कोरल है ये दिख रहा है साफ साफ। गल्फ ऑफ कच्छ, मालवान, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार, ये मेन एरिया है कोरल वाले। ग्रेट बैरियर रीफ मैं आपसे बोल रहा था, एक इमेज देखो। ग्रेट बैरियर रीफ मैप में जरूर मार्क कर लेना। पूछेगा तो मैप पे पूछेगा, सीधे सीधे नहीं पूछेगा कि कहाँ पर है। यूपीएससी अगर पूछेगा तो बिल्कुल डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो लिख देगा कि लोकेशन कौन सी है ऑस्ट्रेलिया की जहाँ पर है। और एसएससी जेई या सीजीएल वगैरह पूछेगा तो कंट्री बता दो कौन सा है ग्रेट बैरियर रीफ।
ये इमेज तो दिख नहीं रही होगी आपको यहाँ। फॉर्मेट ही ऐसे हैं कि ओपन ही नहीं होंगे ये। ये देखो। आए नहीं इसमें। यहीं से दिखा देता। ये एरिया देखो, ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया देखो यहाँ पर। मैप में जरूर देखना है इसको। ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है, ये ग्रेट बैरियर रीफ है, किनारे से पूरा सटा हुआ है। देखो किनारे से पूरा ये एरिया। ऑस्ट्रेलिया का मैप देखोगे ऊपर ऐसे सींग निकला हुआ है, सींग टाइप का। ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ देखोगे सींग ऐसा निकला हुआ है, इसके बगल बगल में ग्रेट बैरियर रीफ, ये एरिया। अब ये इमेज देखो आ रही है या नहीं समझ में। यहाँ पर अगर दिख रहा हो, यहाँ देखो विजिबल है कि नहीं ग्रेट बैरियर रीफ। ये रहा, ये मैंने बताया सींग की तरह निकला हुआ ऑस्ट्रेलिया में, इसके बगल में ये एरिया ग्रेट बैरियर रीफ। तो पूछ लेता है किस क्षेत्र में पड़ता है, मैप में जरूर देखना है इसको। अगला पॉइंट आता है कोरल कितने तरह के आइलैंड फॉर्म करता है। 3 शेप होती हैं कोरल के जो आइलैंड बनते हैं। टाइप ऑफ कोरल आइलैंड्स। 3 टाइप के कोरल आइलैंड होते हैं। एक का नाम है फ्रिंज, एक का नाम होता है बैरियर, और एक का नाम होता है अटॉल। इंडिया में तीनों टाइप प्रेजेंट हैं। ऑल 3 टाइप्स आर फाउंड इन इंडिया। तीनों टाइप इंडिया में भी हैं। ऑल 3 टाइप्स आर फाउंड इन इंडिया। तो 3 टाइप के कोरल आइलैंड होते हैं। एक है फ्रिंज, एक है बैरियर, एक है अटॉल। अब इसका क्या मतलब है, फ्रिंज, बैरियर और अटॉल का क्या मतलब है। कोई नॉर्मल लैंडमास हो, उसके किनारे से सटा हुआ कोरल अगर बनने लगे। मैं एक इमेज आपको यहां दिखाता हूं, ये देखो। ये कोई नॉर्मल लैंडमास है। एग्जाम्पल मान लो महाराष्ट्र है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि चलो महाराष्ट्र है। इससे सटा हुआ किनारे से कोरल बनने लगे, इस तरह से कोरल किनारे से जुड़कर बनने लगे, ये एरिया, इसे बोलोगे फ्रिंज। फ्रिंज। अगर थोड़ी दूरी पर कोरल बनने लगे, मान लो ये एरिया कोरल का बनने लगे, इसे कहोगे बैरियर। और छोटे छोटे आइलैंड की सीरीज हो इस तरह से, जैसे लक्षद्वीप है, इसे कहोगे अटॉल। तो जैसे कोई नॉर्मल लैंडमास है और उसके किनारे से कोरल अटैच होकर बन रहा है तो फ्रिंज बोलोगे। थोड़ी दूरी पर बन रहा है किनारे से तो बैरियर बोलोगे। छोटे छोटे आइलैंड की पूरी सीरीज बन रही है तो अटॉल कहोगे। लक्षद्वीप और मालदीव देखोगे मैप, अटॉल केस है ये। अटॉल का एग्जाम्पल जैसे कि लक्षद्वीप और मालदीव, फोटो देखना, लक्षद्वीप और मालदीव्स, लक्षद्वीप और मालदीव्स। बैरियर का एग्जाम्पल अभी दिखाया मैंने, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ में आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के किनारे से थोड़ी दूरी पर चल रहा है पैरेलल, साथ साथ किनारे से थोड़ा सा हट के बन रहा है ग्रेट बैरियर रीफ। वो बैरियर शेप है, किनारे से जुड़कर बनता तो फ्रिंज कहोगे। समझ आ रहा है। तो 3 टाइप के कोरल आइलैंड बनते हैं। एक नॉर्मल लैंड मास, उससे सट के अगर बन रहा है तो फ्रिंज, थोड़ी दूरी पर बैरियर, छोटे छोटे आइलैंड की सीरीज अटॉल। 3 टाइप के कोरल आइलैंड बनते हैं।
एक इसका इमेज दिखाता हूँ मेरे को। फ्रिंज, बैरियर, अटॉल, ये 3 शेप देख लो, पहले लिख लिया है ना ये देख लो, ये कोई मेन लैंड है और मेन जमीन के सटा हुआ कोरल बन रहा है, इससे जुड़कर अटैच होकर, क्या कहेंगे, फ्रिंज। मेन लैंड है और इसके किनारे किनारे कोरल अटैच होना शुरू हो गया है, फ्रिंजिंग। ये आइलैंड, ये बीच में पानी आ गया है और यहां पर आइलैंड उभरा हुआ दिख रहा है आपको, ये बैरियर, मतलब इस लैंड से दूरी पर नजर आएगा। अंदर अंदर अटैच है पर वो दिख नहीं रहा आपको, ये दूरी पर है, बैरियर है। और अटॉल होते हैं छोटे छोटे आइलैंड ऐसे। फ्रिंज जो है अटैच होकर बन रहा है किनारे ऐसे। बैरियर जो है पानी के ऊपर आपको दूर नजर आ रहा है देखने में, क्योंकि बीच में पानी आ गया है, यहाँ दूर नजर आ रहा है। और अटॉल जो है छोटे छोटे आइलैंड की लड़ी। मतलब बैरियर ऊपर से देखेंगे, हवाई जहाज से देखेंगे तो बैरियर ऐसा दिखेगा, भले पानी के अंदर कनेक्ट हो रहा हो। ऊपर हवाई जहाज से देखोगे तो मेन जमीन है, फिर पानी है, फिर आइलैंड है, ये बैरियर है। और फ्रिंजिंग वाले को आसमान से देखोगे तो सटा हुआ लगेगा, फ्रिंजिंग वाला ऊपर से देखेंगे टच हुआ लगेगा, सटा हुआ। बैरियर दूर दूर दिखेगा और अटॉल बीच में लैंडमास ने किनारे किनारे लड़ी पूरी ऐसी। एक और इमेज देख सकते हो, ये भी कलरफुल इमेज देख सकते हो। हमेशा किसी वॉल्केनो से अटैच होकर बने ऐसा नहीं बोला है मैंने, कोई लैंडमास हो, मैंने एग्जांपल मैंने महाराष्ट्र दे दिया, उसके किनारे से सट कर बनेगा फ्रिंजिंग, दूरी पर बनेगा बैरियर, और छोटे छोटे आइलैंड की सीरीज बनेगी तो अटॉल बोलेंगे। ये 3 तरह के कोरल आइलैंड बनते हैं। Fringe, it forms along with the shoreline, shoreline मतलब किनारा, along with the shoreline of continents या countries। कोई कंट्री है, कोई कॉन्टिनेंट है, उसके किनारे से सट कर बनता है फ्रिंजिंग। बैरियर जो है थोड़ी दूरी पर। इट फॉर्म्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द shoreline of continents, countries। तीसरा अटॉल, सीरीज ऑफ लो कोरल आइलैंड्स। तो तीनों का मतलब ये हो गया, फ्रिंज किनारे से सटके बनेगा, बैरियर थोड़ा दूरी पर बनेगा, और अटॉल जो है आइलैंड की पूरी सीरीज। यहाँ पर कोरल रीफ का टॉपिक हमारा हर तरीके से कंप्लीट। अब इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरी उम्मीद है कि जैसा भी क्वेश्चन कोरल पर पूछ ले, अच्छी खासी जानकारी आपको हो गई। ठीक है, चलो क्लास, कोई डाउट किसी का है, कुछ पूछना हो पूछ लीजिए। सेशन हम एंड करें फिर आज का। कल फिर अगला टॉपिक मैंग्रोव देखेंगे, उसके बाद वापस हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह पढ़ रहे थे, टाइगर रिजर्व रह गया था, फिर वो टॉपिक हमारे कंटिन्यू हो जाएंगे।
तो अभी मैंने 3 दिन लगातार शेड्यूल अभी और है, 30 तारीख तक का शेड्यूल प्लान कर रखा है। कोशिश कर रहे हैं कि सेकंड चैप्टर तब तक हमारा कंप्लीट हो जाए। एक आध दिन टाइम अलाउ करेगा तो लंबी क्लास रख लेंगे थोड़ी। 30 तक पूरी कोशिश करूंगा मैं, अदरवाइज 1-2 क्लास और ऐड करनी पड़ सकती है। उसके बाद फिर चैप्टर 3 अब शुरू होने ही वाला है कुछ दिन में। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। कल भी टाइम सेम है, 30 तारीख तक का शेड्यूल भी सेम है।